जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं और बहुत ही शानदार तरीके से एकदम लाजवाब, खूबसूरत से अंदाज में आप सभी लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आशा करूँगा कि एकदम बेहतरीन अंदाज में इस वर्दी को पाने के लिए जितनी भी ज़रूरी आवश्यक चीज़ें हैं वो सभी आप साथ में लेकर चल रहे होंगे। आवश्यक चीज़ों में सबसे पहली चीज़ है ना पढ़ाई करना। आपके लिए तो यही आवश्यक है। ऐसा नहीं है, आपको पढ़ाई को एक निश्चित समय देना है, तभी आप अपने द्वारा बनाए गए टारगेट्स को या जो मैंने आपको 5 मूल मंत्र बताए हैं, उनको आप कर पाएँगे। अगर आप समय पढ़ाई को नहीं देंगे, आप प्रायोरिटी पहले इंस्टाग्राम को रखेंगे, यार दोस्तों के साथ घूमना-फिरना, इधर-उधर की बातें, ये सोच के करेंगे कि पहले ये कर लेते हैं, फिर रात को पढ़ाई कर लेंगे, तो फिर आपकी प्रायोरिटीज़ बिल्कुल गलत हैं। आपको अपनी प्रायोरिटीज़ पहले पढ़ाई रखनी चाहिए और जो समय बचेगा उसमें हम इनको करेंगे तो देखना एक अलग ही सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। मैं ऐसे ही हमेशा क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको ऐसी बातें शेयर करता रहूँगा। आ जाइए सभी, तब तक हम हमेशा की तरह आपका रिवीजन चेक करने के लिए मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, जिसका उत्तर सभी लोग करिएगा। तो मेरा प्रश्न आज का आपसे है, आंसर करेंगे सभी लोग। मुझे बताइए, कल जो हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंट मापक यंत्र पढ़े थे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो मुझे बताइए कि हाइड्रोमीटर हाइड्रोमीटर का संबंध किससे है? हाइड्रोमीटर का संबंध किससे है? तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोनू, राहुल, शौकीन। बहुत तेजी तेजी से आप सभी के नाम चल रहे हैं तो काफ़ी कम दिख रहे हैं, बाकी जिन सबके दिख रहे हैं मैं अवश्य पढ़ने की कोशिश करूंगा। बाकी आप सबको पता है कि आप दिल में हैं। नितिन है, मोहित हैं, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार सभी दोस्तों को। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे। ये हैं, कौन है? ये है अंकित सर, बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सारा प्यार। नितिन कह रहे हैं कि सर रिवीजन कैसे करें? भाई रिवीजन आपको सोने से पहले करना है। जो भी जितना भी आप दिन भर में पढ़ते हैं उसका सोने से पहले आपको रिवीजन करना है, यही एक तरीका है। तो सभी के आंसर भी आने शुरू हो गए हैं। वाह, दिल खुश कर दिया एकदम। लगता है कि हाँ, बहुत अच्छे तरीके से आप सभी का रिवीजन चल रहा है। अच्छा, हाइड्रो को देखते ही ये बताइए, क्या आपको कल की बताई हुई ट्रिक्स एकदम से दिमाग में क्लिक कर गई? हाइड्रो, तो हाय डरो। हाइड्रो का मतलब क्या था? हाय डरो। हाइड्रो का मतलब है हाय डरो। अब हाय डरो, किससे डरें? भाई तरल पदार्थों से डरो। तो तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व, यानी कि हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल हम तरल पदार्थों की सापेक्षिक घनत्व के लिए करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। बहुत बढ़िया, एकदम ज़बरदस्त, शानदार। सभी मेरे प्यारे से भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का आंसर है। बड़ा अच्छा लगा, दिल को सुकून मिलता है जब आप सही सही आंसर करते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो चलिए फिर आज की कहानी पे चला जाए। और आज की जो कहानी है हमारी, आप अगले तीसरे चैप्टर में एंट्री ले चुके हैं, जिसका नाम है गति, यानी कि मोशन। जो मेरे भाई बहन साथ के साथ नोट्स बनाना चाहते हैं बिल्कुल बनाइए, मैं सारी चीज़ें आपको हैंड रिटन दूंगा। तो गति का मतलब क्या होता है? गति का मतलब होता है कि जैसे देखो, मैं अभी यहाँ रुका हुआ हूँ, मैं अभी यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। हर एक बात को बड़े ध्यान से समझेंगे तो चीज़ें बेहतर समझ आएगी। अब मैं यहाँ रुका हूँ, अचानक से मैं ऐसे चलना शुरू कर दूँ, तो मुझे बताइए कि क्या मैं ये कह दूँ कि मेरी स्थिति में, स्थिति का मतलब ये मेरी पोजीशन है, अभी मैं समय के साथ चेंज आया है और स्थिति यहाँ से यहाँ हो गई है। तो बहुत सामान्य सी परिभाषा है कि जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो, यानी कि जब किसी भी बॉडी में टाइम के साथ साथ कुछ चेंजेस हों, तो हम कहते हैं ये मोशन की सिचुएशन में है। ठीक है। अब देखो, कोई भी नई परिभाषा शब्दों को कम करने के लिए बनाई जाती है। जैसे अगर मान लो तुम्हें 100 सेंटेंस लिखने हो और उसमें बार बार रिपीट हो रहा हो कि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन, तो कितना बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमने उसको एक शब्द दे दिया, गति, यानी कि मोशन। तो गति की बेसिक सी डेफिनेशन है कि किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन, स्थिति में समय के साथ परिवर्तन। कृपया एक बार थम्स अप जरूर कर दिया करें जब
आपको चीजें समझ में आ जाए। यानी कि चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जब समय के साथ, समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये वस्तु अब गति की अवस्था में है। ठीक है, चलिए अब गति कितने प्रकार की होती है, इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। तो गति देखिए दो प्रकार की होती है, गति आपकी दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार जो है ये है आपका 1D मोशन, एक विमीय गति। 1D मोशन, इसी को हम बोलते हैं एक विमीय गति, एक विमीय गति 1D मोशन। 1D मोशन का मतलब क्या है, एक विमीय का मतलब क्या होता है, D फॉर डायमेंशन है, डायमेंशन कहिए या विमा कहिए, इसका मतलब है दिशा से। जब कोई भी वस्तु इस प्रकार से गति करे कि वो एक ही दिशा में चले, जैसे कि आप एक सीधी सड़क पे साइकिल से चल रहे हैं या कार से चल रहे हैं या फिर आप मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, तो आप एक ही दिशा में चलते चले जा रहे हो, आपकी गति एक विमीय गति है। अच्छा, अगर कोई ऐसे जाए या फिर पीछे आए तो इसको भी हम एक ही दिशा कहेंगे। भाई आपने रेखा गणित में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि ये एक्स एक्सिस ही तो होती है, इधर की तरफ नेगेटिव एक्स, इधर की तरफ पॉजिटिव एक्स, तो ये एक ही दिशा है, चाहे वो ऐसे आए ऐसे आए। तो जब तक वस्तु बिल्कुल सीधी सीधी चलती रहेगी उसको हम कहेंगे 1D मोशन, एक विमीय गति। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अच्छा इसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं। स्ट्रेट लाइन का मतलब एक सीधी रेखा में गति, स्ट्रेट लाइन मोशन यानी कि एक सीधी रेखा में गति, एक सीधी, बहुत सारे लोगों को ये रेखा रेखा शब्द सुन के कुछ याद आ जाता होगा ना, एक सीधी रेखा में गति, मोशन इन वन डायरेक्शन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, भाई साइकिल सवार की गति हो सकता है, पेपर में ऐसे ही पूछा जाता है, साइकिल सवार की गति। ठीक है, साइकिल सवार की गति। और कितने तरह के मोशन होते हैं, आपने बहुत सारे तरह के मोशन पढ़े होंगे, जैसे आवर्ती गति, दौलनी गति, स्थानांतरीय गति, दुनियादारी के मोशन है, लेकिन वो सब आगे का पार्ट है, 2D मोशन का पार्ट है। तो टाइप्स में अभी पहले यही पढ़ेंगे, मैं कल जब स्टार्ट करूंगा, खैर कल तो आपकी क्लास ऑफ रहेगी, दिवाली है, तो आपकी क्लास जो ऑफ रहेंगी वो 12, 13 को ऑफ करनी थी, लेकिन 14 को दिल्ली पुलिस का एनालिसिस है, उसके लिए हमें सेंटर पे जाना है, आप ही सब लोगों के लिए है, वो भी सेंटर से लाइव करवाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट का, इस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाएगी। 15 तारीख से आपकी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो 15 तारीख की क्लास में मैं आपको 2D मोशन करवाऊंगा और उसमें हम बेहतर सीखेंगे आगे इसके टाइप क्या होते हैं। तो आज जो हमें फोकस करना है, आज जो हमें पूरी की पूरी स्टडी करनी है, वो अपनी 1D मोशन में करनी है, एक विमीय गति में करनी है। तो जिस जिसको समझ में आ गया कृपया एक बार थम्स अप कर दें, कोई समस्या हो तो फिर आप मुझसे पूछिए, सर ऐसा क्यों होता है। भाई देखो, आप विज्ञान पढ़ रहे हैं, जरूर आपकी उत्सुकताएं होती होंगी कि आप और बहुत सारी बातें पूछें, लेकिन बहुत सारी लिमिट भी हैं, समय की लिमिट है, नॉलेज के लेवल की लिमिट है, आपको ना उतने स्तर का पढ़ना है, ना ही कोई ज़रूरत है। क्यों, ये आंसर के लिए हमें बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गहराई में जाना पड़ता है, और उतना ना आपके पास समय है और ना उसकी आवश्यकता है। अब भैया क्यों, मैं तो मान लो मैं तुमसे कह लगूं कि तुम जा रहे हो, मान लो शादी करने जा रहे हो, और तुमने अपनी बीवी की गले में माला डालने की बजाय साली के गले में डाल दी, तो भैया क्या होएगा, क्यों होएगा। अब ये कोई सवाल थोड़ी है, आप उतने से प्रश्न पूछो जितना स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। ये मेरा वादा है कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, अब बस इतना कर लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। चलो सर, दिवाली की शुभकामनाएं। भाई अतुल यादव, बहुत सारा प्यार मेरे दोस्त आपको, और आप सभी को भी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाकी देखिए,
मैं तो कहूँगा ठीक है, अच्छी बात है, बहुत त्यौहार है, हमें सेलिब्रेट भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम ये सोचो अरे यार सबकी दिवाली है हमारी ना, हम तो भैया तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपको एक दिन एंजॉय करना भी चाहिए। जब आप रिफ्रेशमेंट के बाद अगले दिन आएंगे ना, तो आपको और तैयारी करने में मज़ा आएगा। मेरे हर एक क्लास में आपको यही सुनने को मिलेगा, मैं ज़्यादातर जोर देता हूँ प्रैक्टिकली बनो। ये हाइपोथेटिकल ज़िंदगी मत जियो कि उसी दिन आपको समय बचा के दिखाना है, मतलब दिखावे की ज़िंदगी मत जियो कि उसी दिन अगर आप पढ़ोगे तो घर वालों को लगेगा बहुत सीरियस है। बिल्कुल नहीं करना है। पता चला सिलेक्शन नहीं हुआ तो यही चीज़ें अभिशाप बन जाती हैं, हालांकि भगवान ना करे ऐसा हो। लोग ये कहेंगे तू तो दिवाली को भी पढ़े हो फिर भी ना हुआ। इसलिए अपनी एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी में रहो। असल में उस ज़िंदगी को आप जिया करो जो वास्तव में आगे के लिए ज़रूरी है, और असल असल में आप जिस ज़िंदगी में रह सको उसमें रहने की कोशिश किया करो। हालांकि मुश्किलें होंगी क्योंकि ये दुनिया आजकल ऐसी है ही कि दिखावे को ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन आप देखना कि जो दिखावे की चीज़ें होती है वो एक लंबे समय तक नहीं टिक पाती हैं। असल ज़िंदगी की चीज़ें एक लंबे समय तक टिक पाती हैं और आत्मसंतुष्टि भी आपको मिलती है। कभी करके देखिए, प्रैक्टिकली रह के देखिए, आपको बहुत आत्मसंतुष्टि मिलेगी। और मैं कह रहा हूँ कि दुनिया को खुश करना तो बड़ा ही इम्पॉसिबल है, आप अपने आप को खुश कर पाए ये सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। ऐसा कर पाए तो बड़ी ही बढ़िया बात है। चलिए, सभी को समझ में आ गया, थम्स अप है सभी का, बहुत समझदार, एकदम ध्यान से पढ़ने वाले बच्चे हैं। अब देखिए, इसमें जो पहली राशि आती है, राशियां पढ़ने शुरू करते हैं। हर एक चैप्टर में हमें क्वांटिटी पढ़नी है, राशियां। तो इस चैप्टर की जो पहली राशि है ये है लंबाई, लेंथ। और मैं वादा करता हूं कि इस टॉपिक को आज तक आप रट के आए होंगे, लेकिन आज की क्लास के बाद आप अपने छोटे बड़े भाई बहनों को भी ये टॉपिक इजीली सिखा सकते हैं। लंबाई देखिए क्या होती है। तो लंबाई को मैं दो तरीके से कैटेगराइज करता हूं। कुछ गुणों के आधार पर ही तो कैटेगराइज करते हैं किसी भी चीज को। तो मैं पहले बोलता हूं कि या तो लंबाई विस्थापन होगी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट होगी, या फिर डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूं पूरा, है ना, डिस्प्लेसमेंट। या तो लंबाई दूरी होगी। भाई किन गुणों के आधार पर? देखिए, आप गुणों को देखिए। यहां से एग्जाम्पल के लिए हम थोड़ी सी जगह अपने लिए बचा लेते हैं। मान के चलिएगा कि ये तुम्हारे स्कूल का क्लासरूम है और ये है ऑफिस, ठीक है। तो आप यहां से यहां जा रहे हैं। अब अच्छा, यहां से यहां कैसे जा रहे हो? जैसे स्कूल में मास्टर जी चौक मंगाए रहे है ना, तो मान लो जैसे कहा अनुराग से, अनुराग है कमेंट सेक्शन में, कि भैया अनुराग जाओ तुम चौक ले आओ। अनुराग बहुत अच्छा सीधा साधा पढ़ने वाला बच्चा है, ये बिल्कुल सीधा जाता है क्लासरूम से ऑफिस तक और चौक ला के दे देता है। या मान लो जाने तक की कहानी देख लेते हैं। अगले दिन अनुराग नहीं आया तो सर ने मान लो शिवा को पकड़ लिया कि भाई शिवा तुम जाओ। अब शिवा थोड़ा सा रंगीला है, ये 12वीं का विद्यार्थी है तो 11वीं क्लास में जरूर झांकेगा। तो ये थोड़ा सा घूम फिरता हुआ मौज मस्ती करता हुआ 11वीं में झांकता हुआ ऐसे करके गया। अगले दिन अनुराग नहीं आया, सर ने सोचा यार शिवा तो बहुत देर में लाता है, इससे अच्छा ये कौन है आपके चिंटू हैं, कि भाई चिंटू को भेज दो। अब चिंटू और भी बड़ा रंगीला, ये 11वीं के साथ साथ 9वीं और 10वीं में भी झांक रहा है, ये ज़्यादा ही घूम के जा रहा है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है, अगर मैं इनको ऐसे बोलूँ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मुझे ये बताओ कि तीनों में से सबसे कम ए और बी के बीच लंबाई किसने तय की? क्या मजे आते हैं ऐसी बातों में तुम्हें, है ना। सबसे कम ए और बी के बीच लंबाई किसने तय की, यानी कि मिनिमम लेंथ किसने कवर की ए और बी के बीच की? तो आप सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। और आप सभी कह रहे हैं कि किसने की? नंबर 2 ने की। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। हालांकि कुछ ही के आए हैं, सभी लोग आंसर करिए। ए और बी के बीच सबसे कम लंबाई किसने तय की? आप कहोगे 2 ने की। तो ए और बी के बीच अगर न्यूनतम लंबाई की हम बात करें तो उसी को हम विस्थापन कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। क्या इस रास्ते के अलावा जो बिल्कुल सीधा रास्ता है और कोई रास्ता ए से बी तक जाने का है जो सबसे कम लंबाई वाला हो? शायद नहीं। आप देखो कोई भी रास्ता नहीं बन सकता, तो सबसे न्यूनतम रास्ते को हम लंबाई कह देते हैं। यानी कि विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है दो पॉइंट्स के बीच की, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की, न्यूनतम
लंबाई, यानी कि मिनिमम लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो जो सबसे छोटी लंबाई है उसी को हम विस्थापन कह देंगे। अब ए से बी तक जाने के कुल कितने रास्ते हैं? तो आप कहोगे भैया अनंत रास्ते हैं, भाई 2 मैंने बना दिए और बना दो, ऐसे कितने चले जाओ, लेकिन ये सब विस्थापन से तो ज्यादा बड़े हैं। तो ए से बी तक विस्थापन के अलावा कोई भी रास्ता सब दूरियां हैं। तो हम कहेंगे कि विस्थापन के अलावा, मैं बिल्कुल देशी भाषा में लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, विस्थापन के अलावा अन्य सभी लंबाइयां, अब लंबाई यहां होता है कि नहीं आप देख लेना एक बार, अन्य सभी लंबाइयां, वैसे अन्य सभी लंबाई होता है मेरे हिसाब से, तो लेंथ का प्लूरल नहीं बनता है, अन्य सभी लंबाई दूरी कहलाती हैं। ठीक है, अन्य सभी लंबाई दूरी कहलाती हैं, यानी कि एवरी लेंथ इंस्टीड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगी? आपकी डिस्टेंस कहलाएगी। सही है, चलो अब लगे हाथों इसमें जरूरत भी पड़ेगी। सर बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत बढ़िया। अगर आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं तो मुझे भी थोड़ा संतुष्टि रहती है कि भाई चलो, जो बच्चा ये उद्देश्य से आया था कि यहाँ कुछ सीखने को मिल जाएगा, वो सीख भी रहा है और चीज़ों को याद भी कर रहा है। ऐसे एग्जाम्पल्स की मदद से फ़ायदा ये होता है, एक तो आपको समझ जल्दी आ जाता है और थोड़ा सा याद भी अच्छे से रहता है। चलो लगे हाथों एक चीज़ और सीखेंगे, जो कि है आपकी सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। तो वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज। अब देखिए, ये कोई अलग से क्वांटिटीज नहीं है ना। अगर कोई तुम्हें कैटेगराइज करके बताए कि ये सदिश हैं या अदिश हैं, अलग से नहीं है। जितनी भी सारी राशियां होती हैं, जैसे भाई मान लो आपका नाम गोपाल है, अब आपके अंदर बहुत सारे गुण हो सकते हैं। हो सकता है आपकी लंबाई 170 सेंटीमीटर हो सकता है आपका वेट 72 किलो हो सकता है आपका कलर गेहुआ कलर हो सकता है आपकी क्वालिफिकेशन बीए हो सकता है आपने एक आधा एग्जाम भी निकाल रखा हो, आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आपके साथ कई सारी चीज़ें जुड़ी हैं। तो एक राशि के साथ भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। जैसे सबसे बेसिक है उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन, जिससे हमें यह समझ आता है ये राशि है क्या। अगर सूत्र है उसका तो फॉर्मूला, फिर फॉर्मूले से ही क्या बनेगा? मात्रक, मात्रक से ही क्या बनेगी? विमा। सदिश और अदिश भी एक ऐसी ही उसकी पहचान है। तो हर एक राशि या तो सदिश होगी या तो अदिश होगी। ठीक है, अच्छा आपने बचपन में क्या रटा है? जैसे देखो बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया दिशा परिमाण, दिशा परिमाण। जहाँ गले में अटका होता है ना, जैसे कोई भी टॉपिक शुरू करो आपको जितना आता है उसे तुरंत उगल देते हो। तो मेरे दोस्तों समझो इसको, आपने रटा है सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच नीड्स डायरेक्शन एज वेल एज अलोंग विद मैग्नीट्यूड टू रिप्रेजेंट इटसेल्फ, ऐसे करके। लेकिन समझा कुछ नहीं है। अगर मैं एक राशि दे दूं बता ही नहीं पाओगे कि भैया ये सदिश है अदिश है। तो बात है कि जब तुम राशि देख के पहचान सको ये सदिश है अदिश है, तब मजे की बात है। कुछ कुछ लोगों को तो जादू सा लगता है, ऐसा भी होता है। जी हाँ, अगर आपको राशि की पूरी समझ है तो भाई सदिश राशियां में अगर हम देखें, मैं दो चीज पूछता हूं आपसे, एक तो परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, और एक चीज मैं बोलता हूं आपसे डायरेक्शन यानी कि दिशा। तो एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, रटेंगे नहीं, आप खुद बताओगे कौन सी राशि सदिश है कौन सी अदिश है। मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लो फोर्स, बल। बल एक राशि है, हालांकि हमने अभी पढ़ा नहीं है, बट बेसिक तो सब जानते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो फोर्स है, अगर मान लो मैं कहता हूं कि भैया हरीश ये चेयर है, इस चेयर को इधर ले आओ, इधर की तरफ ले आओ, एक निश्चित दिशा मैंने कही। अब पता चली हरीश ने तो इतनी ताकत लगा दी कि चेयर वहां छोड़ो उससे भी 10 किलोमीटर आगे चली गई। तो ऐसा तो नहीं है कि कितना ही बल लगा लो, इस वस्तु को यहां तक लाने के लिए, कोई वस्तु है एक निश्चित बल की भी जरूरत पड़ेगी। मान लो 10 न्यूटन का बल चाहिए। ठीक है, तो 10 क्या है? 10 है परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड। चलो बल के लिए मैग्नीट्यूड की आवश्यकता तो है, परिमाण की आवश्यकता तो है। अच्छा हरीश ने पकड़ा और 10 न्यूटन का बल इधर लगा दिया, तो क्या बताओ कुर्सी तुम्हारी चाहत की दिशा में जाएगी? नहीं, कुर्सी कहीं भी चली जाएगी।
तो बल के लिए हमें क्या चाहिए, एक निश्चित दिशा भी चाहिए। तो मुझे कहना पड़ेगा हरीश 10 न्यूटन का बल तुम इस वाली दिशा में लगाओ, यानी कि मान लो पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा, दिशा बतानी पड़ेगी, तभी तो काम तुम्हारी चाहत के हिसाब से होगा। तो फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है, तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई 10 न्यूटन लगाओ और कौन सी दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में, मान लो पूर्व दिशा में, जस्ट एग्जांपल है। तो इसके लिए परिमाण भी चाहिए और आपको दिशा भी चाहिए, परिमाण भी चाहिए और आपको दिशा भी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो मैं एक राशि बोलता हूं आपसे, टेम्परेचर, एक राशि ले लो, टेम्परेचर यानी कि तापमान। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं कहता हूं कि डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर साहब हमें तो बुखार आ रहा है, डॉक्टर टेम्परेचर मापेगा, वो कहेगा यार तुम्हें तो 103 डिग्री पश्चिम दिशा में बुखार है। आप भी हंसोगे, यार मास्टर तुम भी पगला गए। भैया क्या बुखार बताने के लिए, टेम्परेचर बताने के लिए दिशा की जरूरत है? या मान लो ये वस्तु गर्म है, ये पेन गर्म हो गया, मैं कहूँगा भैया कितना गर्म है यू, हरीश कहेगा गुरु जी तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पूरब दिशा में। मैं कहूँगा पूरब में, फिर पश्चिम में कितना है? भैया पूरब में भी इतना है, पश्चिम में भी इतना है। यानी कि दिशा की जरूरत ही नहीं है इसे बताने के लिए, दिशा पर डिपेंड ही नहीं करता, निर्भरता ही नहीं है। तो ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको परिमाण तो चाहिए, मैग्नीट्यूड तो चाहिए। भाई परिमाण तो बताना पड़ेगा कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 30 क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, एक परिमाण है। समझ आया आपको? तो हमें बताना पड़ेगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई इस पे मत जाना, ये तो यूनिट है, ये है मैग्नीट्यूड, तो परिमाण भी आपको चाहिए ही चाहिए। क्या आपको सदिश और अदिश की जानकारी होगी? अब एक मजे की बात है कि बल के बारे में आप जानते हो तो ही तो बता पाए कि ये सदिश है या अदिश है। तापमान के बारे में जानते हो, मान लो मैं एक राशि बोल दूं प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस, क्या वो सदिश है या अदिश? अब तुम उसके बारे में जानते ही नहीं हो। तो सबसे बड़ी बात है किसी भी राशि के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उसको समझना। तो हम समझ बेस पे काम करते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस पे काम करते हैं, ताकि आप एक चीज समझकर 10 चीजों के आंसर अपने आप ही करते हैं। ना तो आप सबको रटते फिरते हो, वो संभव ही नहीं है, ना उसकी आवश्यकता है। क्या सभी को ये बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब तुम मुझे ये बता दो कि विस्थापन और दूरी में से किसमें दिशा की जरूरत होती है? तो आप समझ चुके होंगे कि भैया अगर तुम चाहते हो ए से बी तक मिनिमम चलना है तो तुम्हें दिशा का ख्याल रखना पड़ेगा, बिल्कुल सीधा चलना पड़ेगा, बिल्कुल सीधा, दिशा का ख्याल तो रखना पड़ेगा। तो विस्थापन में दिशा चाहिए ही चाहिए। देखो परिमाण तो दोनों में चाहिए, मैग्नीट्यूड तो दोनों में चाहिए, लेकिन दिशा केवल सदिश राशियों में चाहिए। तो विस्थापन एक कैसी राशि हो गया? सदिश राशि। अब अगर तुम खुद से पहचान कर पाए हो तो मैं मानूं कि हाँ तुम सदिश अदिश निकालना सीख गए हो। ना तो रटने को तो तुम आज तक रटते ही आए हो, बट खुद देखो 2-4 राशियों के अलावा तुम्हें नहीं कुछ भी याद रहता होगा, हमेशा कंफ्यूजन। जहां 2 चीज हो वहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। बताओ क्लियर है? 10 चीज याद कर लोगे लेकिन 2 में बड़ा कंफ्यूजन रहेगा कि ये है या ये है, कि सदिश है या अदिश है। बहुत अच्छे से समझ में आया, वेरी गुड। चलो, तो बहुत सारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया है क्योंकि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं। सर बहुत गजब पढ़ाते हैं। अरे भाई, आप सबके अंदर ये बात है कि अगर आपको कोई टॉपिक समझ में आ जाए तो वाकई आप बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि आप ध्यान से पढ़ते हैं चीज़ों को, इसलिए आपको चीज़ें बेहतर समझ में आ रही हैं। बाकी मेरी तो एक जिम्मेदारी है ये कि जो चीज़ आपको नहीं भी आती थी वो आपको समझ में आनी चाहिए, मेरी जिम्मेदारी है, चाहे मैं कैसे ही करके उसे समझाऊं। इसीलिए मैं अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स वगैरह इस्तेमाल करता हूं। चलिए, अब कुछ इसमें जुड़ी हुई और बातें भी हमें निकालनी हैं, लेकिन उनको निकालेंगे हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। चलो, मैं आपसे एक बात पूछता हूं। एक तो छोटे मोटे सवाल जो पेपर में पूछे जाते हैं उनको देख लो, उसी के साथ कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि ए से लेकर एक आदमी बी तक जाता है, ठीक है, ए से लेकर बी तक जाता है जो कि 10 मीटर दूर है, और फिर वो बी से लेकर सी तक आता है जो कि 4 मीटर दूर है। आपसे इसमें 2 बातें पूछी जाएंगी। एक तो पूछा जाएगा विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और एक पूछा जाएगा दूरी यानी कि डिस्टेंस। तो देखिए, सदिश सदिश की और गहराई में अगर हम समझ रखें तो हम ये पाएंगे कि विस्थापन एक सदिश राशि है और सदिश राशियों में दिशा हमें देखनी पड़ती है। तो अगर आप आगे चलने को प्लस कहेंगे
पहले यहाँ से यहाँ तक गया 10, फिर पीछे चलने को आपको माइनस कहना पड़ेगा। तो आगे चलने को प्लस, पीछे चलने को माइनस। तो कितना हो गया, 10 में से 4 गए तो 6। तो ये हमें दिशा की भी जानकारी देगा। सदिश राशियों में हमें प्लस माइनस से ही डायरेक्शन की जानकारी मिल जाती है। उसके साथ ही अगर हम देखें दूरी को, तो दूरी कोई दिशा की जानकारी जरूरत नहीं है। आगे 10, पीछे मतलब आगे प्लस पीछे भी प्लस, कैसे भी चलो बस प्लस प्लस करते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ मोटा मोटा। तो 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 मीटर। ठीक है, तो ये बात आप समझो कि इस प्रकार से भी आपका समझ सकते हैं और प्रश्न भी बन सकता है। चलो, अगर ये समझ आ गया हो तो एक प्रश्न करो, नहीं समझ में आया तो एक और देखो। कोई व्यक्ति ए से लेके बी तक जाता है जो कि 10 मीटर है, फिर ये बी से लेके सी तक आता है जो कि मान लो 13 मीटर है, और आपसे यही दो चीज़ें पूछी जाएंगी कि बताइए दूरी और विस्थापन कितना हुआ। तो जिनको समझ में आ गया खुद से बताइए, और नहीं समझ में आया तो देखिए विस्थापन में पहले यहाँ से यहाँ चला, पेपर में प्रॉपर बोलेगा कहाँ से कहाँ जा रहा है पहले। तो आगे चला 10 मीटर प्लस में ले लो, पीछे चला माइनस में ले लो, कितना है माइनस का 13, तो ये हो जाएगा माइनस के 3 मीटर। दूरी आगे चलने को 10, पीछे चलने को भी प्लस, सबको प्लस ले लो, तो ये हो गई आपकी प्लस की 23 मीटर। अब तो समझ में आ गया? अगर हाँ तो एक प्रश्न और कर दूं, और प्रश्न में आपसे पूछूंगा कि बताइए ए और कोई व्यक्ति ए से बी तक जाता है, फिर वो वापस सी तक ही आ जाता है, आगे भी 10 मीटर पीछे भी 10 मीटर, तो बताइए कितनी दूरी कितना विस्थापन। अब बताओ सब लोग। तो बहुत ही आसान है कि भाई जब 10 मीटर आगे और 10 मीटर ही पीछे, तो क्या हो गया 0। मजे की बात है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए। विस्थापन ये देखेगा अब आपसे कि आप पहले कहां थे अब कहां हो, बस उनका अंतर है ना। उसको नहीं मतलब तुम कितनी दुनियादारी का चक्कर लगाए, अगर तुम जहां से चले वहीं आके रुक गए तो तुम्हारा विस्थापन 0 है। ठीक है, तो जहां से चले तुम वहीं आके रुक गए तो विस्थापन तुम्हारा 0 है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन बनता है। अभी दूरी को करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, एक नोट डाल के लिखेंगे। एक क्वेश्चन ही लिख लो कि अगर वो कोई वस्तु किसी वृत्त में गोल गोल घूमती है, ठीक है, वृत्त में गोल गोल घूमती है, मान लो ये यहां से चलती है, यहां से स्टार्ट करती है और ये 5 चक्कर लगा लेती है, 1 चक्कर, फिर 2 चक्कर, फिर 3 चक्कर, फिर 4 चक्कर, फिर 5 चक्कर, तो पूछा जाएगा इसका विस्थापन कितना रहा, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहा। तो तुम कहोगे अगर ये यहीं चक्कर काटती रहेगी तो इसका जो विस्थापन है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से ये प्रश्न बनते हैं। इसको मैं एक हर्ट लगाना चाहूंगा। अब देखिए दूरी कितनी होगी, तो आप कहोगे आगे चलने को भी +10 और पीछे चलने को भी +10, तो ये हो जाएगी 20 मीटर। बड़ी बढ़िया बात है। ठीक है, तो ये आराम से समझ में आ रहे होंगे। अगर हाँ तो एक प्रश्न का आंसर और करिए, और प्रश्न है कि कोई व्यक्ति ए से लेके बी तक जाता है, लौट कर नहीं आता, बस यहीं रुक जाता है, जो कि 10 मीटर है, तो दूरी और विस्थापन कितने होंगे बताओ। अब बताइए सब लोग मुझे, और अगर इसका आंसर आप कर पाए तो मैं समझूंगा कि हाँ आपको चीज़ें बढ़िया समझ में आ रही हैं। सर बोर्ड का टाइम गलत, अरे भैया बोर्ड में इंटरनेट होगा तो बोर्ड का टाइम ठीक होगा, इंटरनेट नहीं है तो बोर्ड का टाइम भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सभी के एकदम जबरदस्त आंसर आते हुए, और सभी का प्यारा सा आंसर है कि भैया दोनों बराबर हैं। वेरी गुड भाई। आगे चलने को कितना है 10, आया ही नहीं पीछे, और दूरी भी कितनी होगी 10। यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात है। ठीक है, और ये कैसी हैं, दोनों प्लस की ही हैं। बड़ी बढ़िया बात है। अब देखो एक चीज मैं आपसे मार्क कराना चाहूंगा, एक चीज यहां से हम पढ़ेंगे। ये तो क्वेश्चन हो गए, इन्हीं में से हम एक कंक्लूजन निकालेंगे। क्या सुनो, मैं ये पूछता हूं आपसे कि दूरी को हर जगह देखो, हर तरह के प्रश्नों में
तो दूरी आपको प्लस ही मिलेगी भाई, ये भी 14 प्लस का है, यहां भी आपने देखा दूरी प्लस की है, यहां भी आप देखो दूरी प्लस की है, यहां भी आप देखोगे दूरी प्लस की ही है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप विस्थापन को देखें तो विस्थापन यहां पॉजिटिव है, यहां विस्थापन नेगेटिव है, यहां विस्थापन जीरो है। मैं प्रश्न कहूंगा आपसे, मैं क्वेश्चन कहूंगा आपसे कि विस्थापन हमेशा पॉजिटिव होता है, सॉरी, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो बोलो आप क्या कहोगे? भाई डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है। यहां से प्रश्न बनेगा कि क्या दूरी कभी ऋणात्मक हो सकती है? तुम कहोगे नहीं। ठोक के याद रख लो कि ये हमेशा धनात्मक होती है, ये हमेशा धनात्मक होती है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये हमेशा धनात्मक होती है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है। लेकिन विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, मैं ऐसे लिख देता हूं, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। आशा करूंगा इंग्लिश हिंदी वाले दोनों को समझ में आ गई होगी, जीरो भी होता है। ठीक है, तो दूरी ऑलवेज पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन पॉजिटिव भी, जीरो भी और नेगेटिव भी। तो ये होती है समझ के पढ़ने का मजा। अब शायद आपको इनको कभी भी ना रटना पड़े। बताइए क्या मैं सही कह रहा हूं? ठीक है, चलो अब एक बात और मैं आपसे पूछूं तो ध्यान से बताना कि 1 2 3 इन तीनों केसों को देखो और मुझे ये बताओ, दूरी क्या कहीं आपको छोटी नजर आ रही है? आप कहोगे भैया दूरी 14 है, विस्थापन 6, यहां बड़ी है, यहां भी दूरी 23 से बड़ी है, 23 है, ये -3 है, यहां दूरी 20 है, 0 है, दूरी बड़ी है। तो दूरी 3 केसों में बड़ी है। यहां देखिए, यहां बराबर है, इन चारों के अलावा और कोई केस बन ही नहीं सकता। तो दूरी या तो हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी। बोलो समझ आ रहा है कि दूरी या विस्थापन से या तो बड़ी होगी या बराबर होगी। तो आप लिखोगे कि जो दूरी होती है ना, जो दूरी होती है ये विस्थापन से विस्थापन से विस्थापन से विस्थापन के बराबर, विस्थापन के बराबर या बड़ी होती है, विस्थापन के बराबर या बड़ी होती है, कभी भी छोटी नहीं होती, कभी भी छोटी नहीं होती। ठीक है, मैं इंग्लिश में आगे लिख दूंगा, कृपया करके आप समझ जाना कि इधर का जो है वो इसका लिखा हुआ है विस्थापन का, है ना। यानी कि आप लिखेंगे इंग्लिश वाले कि ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन, ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका, डिस्प्लेसमेंट जो है आपका ये दूरी से छोटा या बराबर होता है, दूरी से छोटा या बराबर होता है। यानी कि ये लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। तो ये बातें आपको तभी समझ में आ सकती हैं, मतलब आप इनको लंबे समय तक तभी याद रख सकते हो जब आपको समझ में आती हो, ना तो आप इनको रट के आगे बढ़ जाओगे, कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, अब देखो एक प्रश्न आएगा, जैसे मान लो मैंने एक प्रश्न बनाया, और क्या प्रश्न है समझेंगे। मैंने एक प्रश्न बनाया कि बताइए, क्वेश्चन आ गया, देखो मैं हमेशा ये कहता हूं कि लगभग आप मान लो किसी भी सीरीज के 10 प्रश्न देखें आप, तो 10 प्रश्नों में से तकरीबन 7 आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, चाहे वो प्रैक्टिस सेट से या मॉक टेस्ट से या फिर क्लास से। लेकिन 3 प्रश्नों में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, वो होंगे तो आपके कंटेंट से ही, लेकिन सीधे नहीं होंगे। जैसे ये प्रश्न है, देखिए क्या प्रश्न है कि
ठीक है जी। एक क्वेश्चन आएगा, सुनिए, कि दूरी बटे विस्थापन का रेशियो, ऐसे करके आएगा, दूरी तथा विस्थापन का रेशियो, यानी कि डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो रहता है, बताइए। ये ऑप्शन होंगे एक या एक से अधिक, इतना तो इंग्लिश वाले भी समझते होंगे, है ना। तो जल्दी लिख रहा हूं, थोड़ी राइटिंग बेकार हो जाएगी, समझ लेना। एक या एक से कम, सी एक के बराबर, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ दीज मान लो, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जब तक समझ नहीं होगी आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, रटोगे इनको। भाई आपको पता है कि दूरी या तो बड़ी होती है हमेशा विस्थापन से, या बराबर होती है। अब सुनो, अगर ये बड़ी है, मान लो दूरी 15 है और विस्थापन कम है 5 है, तो भाई ये क्या हो गया 3। या अगर ये बराबर भी है, ये 15 है और ये 15 है, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये जो रेशियो है, ये जो अनुपात है, या तो 1 होगा या 1 से अधिक होगा। बोलो सही कह रहा हूं मैं? या तो ये 1 होगा या 1 से अधिक होगा। अब ऐसा भी नहीं है कि यही प्रश्न आए, हो सकता है प्रश्न मेरे दोस्त ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए, इसको रख देगा नीचे और इसको रख देगा ऊपर, डिस्प्लेसमेंट को रख देगा ऊपर, डिस्प्लेसमेंट को रख देगा ऊपर। ठीक है, ऐसे करके। अब बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो अब जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर हो जाएगा। तो रटना नहीं है, चीजों को आपको समझ के चलना है, समझ के आपको चीजों को आगे बढ़ना है। एक बात मुझे बताइए, क्या कृपया ऐसे प्रश्नों को कर देंगे आप? तो अगर ऐसा प्रश्न कोई ना भी पढ़ाया जाए तो आप में काबिलियत होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इनको भैया हम कर लेंगे। बताओ एक बार। ठीक है जी, तो बहुत बढ़िया, सबको एकदम समझ में आ गया, बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन। तो समझ के पढ़ने का चीजों को, ये बेनिफिट आपका रहता है। ठीक है, चलिए अब आगे जो इसमें मुद्दा आता है आपका 1D मोशन में, तो अगले मुद्दे पर चलते हैं। तो एक राशि हमने अच्छे से क्लियर कर ली, इसकी लंबाई, और लंबाई के अंदर ही हमने दूरी और विस्थापन को बढ़िया से समझ लिया, और इससे बनने वाले सारे प्रश्नों को भी हमने बहुत बढ़िया तरीके से देख लिया। अब प्यारे बच्चों, आज मैं आपकी क्लास को यहीं तक रखूंगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी अपने घर निकलना है, अभी काफ़ी लेट मैं हो जाऊंगा। और बात ये भी है कि अगला टॉपिक अगर मैं शुरू करूंगा तो वो मुझे थोड़ा ज़्यादा समय के लिए चाहिएगा, मतलब 30-35 मिनट उसमें लग जाएंगे, तो एक्स्ट्रा 10-15 मिनट लग जाएंगे। इसलिए मैं आज आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया कोऑपरेट करें। 40 मिनट की क्लास है, थोड़ा सा 20 मिनट पहले मैं आपसे छोड़ रहा हूँ, आप आराम से बढ़िया से बाकी समय में अपना रिवीजन कर लेना। इसी चैप्टर को हम 15 तारीख को स्टार्ट करेंगे, तो कृपया करके इन चीज़ों को आप अच्छे से याद करके आइएगा, बढ़िया तरीके से पढ़ के आइएगा। तो सभी प्यारे दोस्तों, मिलेंगे 15 तारीख को। सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं दीपावली की। और मैं कहूँगा कि कोशिश करिए, बस आपको कुछ ज़्यादा तोप चीज़ें नहीं करनी, केवल जो मैंने आपको बातें बताई है वही फॉलो करिए, और कोशिश करिए कि ये दिवाली के बाद जब अगली दिवाली आपकी आए तो वो नौकरी वाली दिवाली हो, या अभी जो एक नई साल का टारगेट रखिए कि अच्छे से इतना बढ़िया कोई भी एग्ज़ाम वगैरह अपनी तैयारी ही मान लीजिए इतनी अच्छी हम कर लें कि भाई नए साल के बाद जो भी पेपर होंगे हम उनको निकालेंगे। ऐसे टारगेट्स अपने दिमाग में सेट करिए। बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना है, बहुत ज़्यादा दृढ़ नहीं होना है कि नहीं नहीं मुझे तो एक करना ही करना है, इसके बगैर तो कुछ नहीं होगा, सोऊंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं। बहुत सारे लोग दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लेते हैं, वो सब चीज़ें नहीं। मैं कहता हूँ व्यवहारिक ज़िंदगी में रहिए, प्रैक्टिकल लाइफ में आप रहिए। तो बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं माँ सरस्वती से, माँ लक्ष्मी से आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा, गणेश भगवान से, कि वो आपकी झोली खुशियों से भरें। और शायद आपकी खुशियों में अभी तो एक सरकारी नौकरी ही सबसे बड़ी चीज़ है, तो
आशा करता हूँ कि आप सभी को सब कुछ बढ़िया समझ में आ रहा होगा। बाकी कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं 15 तारीख को। नमस्कार, धन्यवाद।